वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। व्याकरण में आज हम लोग अविकारी या अव्यय शब्द पढ़ेंगे। अविकारी या अव्यय, तो ये अव्यय क्या होते हैं या अविकारी क्या होते हैं। परिभाषा कह रहा है कि जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो शब्दों का रूप कैसे बदलता है? लिंग, वचन और कारक के अनुसार शब्द का रूप बदलता है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि लिंग, वचन और कारक के कारण जब शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं तो उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन और कारक के चलते जब शब्दों का रूप नहीं बदलता है तो वही क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। हम बात करेंगे अव्यय के भेद की। तो अव्यय की भेद की बात करें तो इसके चार भेद होते हैं। अव्यय के चार भेद होते हैं और उन चारों भेदों में सबसे पहला जो है वो है क्रिया विशेषण। सबसे पहला क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, यानी जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मां ने बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया। मां ने बेटी को अच्छी तरह पढ़ाया। तो यहां पढ़ाना तो क्रिया हो गया। अब उस क्रिया की विशेषता क्या है? अच्छी तरह है। तो यही जो है क्रिया विशेषण यहां पे होगा। अव्यय में हम बात करें क्रिया विशेषण की तो क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण विजय अब जा चुका है। कालवाचक यानी काल जब हम कहते हैं तो काल का अर्थ समय होता है। काल मतलब समय होता है। तो यही कह रहा है कि जो शब्द क्रिया के काल या समय, जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो समय संबंधित विशेषताओं का वर्णन करता है, समय संबंधी विशेषता के बारे में बताता है, बोध कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां है विजय अब जा चुका है। तो विजय के जो जाने की क्रिया हुई है वो कब हुई है? अब हुई है। विजय की जाने की जो क्रिया है वो अब हुई है, इसलिए अब क्या हो जाएगा? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हम कहते हैं कल वर्षा हुई थी। कल वर्षा हुई थी। कल वर्षा हुई थी। तो वर्षा होने की क्रिया कब हुई थी? कल हुई थी। कल जो है वह समय था जब वर्षा हुई थी। तो यही यहां समय बताया गया है, कल का समय बताया गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा हम आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की अब हम बात करें
तो जिन शब्दों से क्रिया के स्थान संबंधी, किस संबंधी, स्थान संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जिससे स्थान का बोध होता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहां हम लिखते हैं लड़के बाहर खेल रहे हैं। जब हम लिखते हैं लड़के बाहर खेल रहे हैं तो खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, और यही वह स्थान है जहां पे क्रिया हो रही है। तो इसलिए यह बाहर जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया की विशेषता यह है कि क्रिया बाहर हो रही है। जब हम कहते हैं दादाजी अंदर बैठे हैं, दादाजी अंदर बैठे हैं, तो इसमें बैठना क्रिया है और बैठने की क्रिया जो है वो कहाँ हो रही है, अंदर हो रही है। तो यह स्थान का बोध कराता है, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। इसलिए यह क्या है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हम बात करते हैं तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करें तो जो शब्द क्रिया की मात्रा या नाप तौल संबंधी, क्रिया की मात्रा या नाप तौल यानी क्रिया कितना हो रही है, कितना हुई है, उससे संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। हम लिखते हैं मैं बिल्कुल थक चुका हूं, मैं बिल्कुल थक चुका हूं। तो थकने की जो क्रिया है हमारी, वो थकने का जो परिणाम है, मैं कितना थका हूं, तो बिल्कुल थक गया हूं। तो यही जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जब हम कहते हैं रवि तेज दौड़ता है, रवि तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे इसका परिणाम बताया जाता है, परिमाण बताया जाता है कि वह कैसे दौड़ रहा है, कैसे दौड़ता है। तो यह तेज जो है यहाँ क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम आते हैं चौथा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कह रहा है जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो मात्रा या नाप तौल संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहते हैं। जो स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक कहते हैं। जो काल संबंधी विशेषता बताते हैं, काल या समय संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक विशेषण कहते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, वह कल अवश्य आएगा, वह कल अवश्य आएगा, यानी उसके आने की क्रिया कैसे होगी, अवश्य होगी। तो यह उसकी रीति है, इसलिए यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अवश्य जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि चीता तेजी से भाग रहा है, चीता तेजी से
भाग रहा है। तो चीता की भागने की जो क्रिया है, यानी ये जो क्रिया है, उसकी रीति कैसी है? तेज है या धीरे से है? तेजी से है। तो ये तेजी से जो है उसकी रीति है, उसका तरीका है, उसका ढंग है, इसलिए यह क्या है? यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब हम आते हैं अव्यय के दूसरे भेद में, संबंध बोधक। ये दूसरा जो है संबंध बोधक। तो यहां कहा जा रहा है कि जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। प्यास के मारे कौवे का बुरा हाल हो गया। कौवे का बुरा हाल हो गया। कह रहा है कि सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ। तो यहां के मारे जो है कौवा का संबंध बता रहा है प्यास से। प्यास के मारे, तो यह क्या हो जाएगा? यह संबंध बता रहा है। कहने का मतलब यह है कि संबंध बताना। तो यह के मारे प्यास का संबंध कौवे से बतला रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहां वह का संबंध मुझसे है, यानी सर्वनाम का संबंध है मुझसे, और ये संबंध बतलाने वाला कब से है। यही जो है संबंध बतला रहा है, इसलिए यह जो है संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे, अब आते हैं संबंध बोधक के भेद। तो संबंध बोधक के भेद की अगर हम बात करें तो दो आधार पर संबंध बोधक के भेद होते हैं। इसमें पहला जो है रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। सबसे पहला जो है रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक अव्यय में ये ऋण शब्द आते हैं। ऋण, एक ऋण होता है और एक होता है यौगिक। ऋण और यौगिक शब्द होते हैं। तो ऋण में क्या होता है? ने, से, को, का, की, के, में, पर, ये सभी जो होते हैं ऋण में चले आते हैं। यौगिक में, चूंकि यौगिक दो शब्दों से जुड़ा हुआ होता है और ये यौगिक होता है, तो यौगिक में क्या करते हैं कि के लिए, की और के बिना, ये सभी यौगिक में चले आते हैं। ये यौगिक अव्यय होते हैं। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक में ऋण, यौगिक, ये दोनों होते हैं। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक। तो अर्थ के आधार पर हम संबंध बोधक की बात करें तो इसमें अनेकों होते हैं।
जैसे हम बात करते हैं कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनात्मक, समता सूचक, विरोध सूचक, ऐसे और भी होते हैं अर्थ के आधार पर। तो कालवाचक में काल समय का बोध होता है, जैसे के पश्चात, के ऊपर, ये कालवाचक हो जाते हैं। स्थानवाचक की बात करें तो स्थान यानी जगह, तो स्थानवाचक में हो जाएगा के अंदर, के भीतर, यह स्थानवाचक हो जाएगा। दिशावाचक की बात करें तो दिशावाचक में की ओर हो जाएगा, के ओर हो जाएगा, ये सभी दिशावाचक हो जाएंगे। अब आते हैं कारणवाचक। तो कारण यानी किस कारण से, तो कारण की अगर हम बात करें तो के कारण, के लिए, ये कारणवाचक में चले आएंगे। तुलनात्मक, जहां तुलना किया गया हो, जैसे हम बात करें के आगे, के समक्ष, तो ये तुलनात्मक हो जाएंगे। समता सूचक, समता सूचक की बात करें, समता सूचक की बात करें तो समता सूचक में होते हैं के सदृश, के तरह, की तरह, ये समता सूचक में आ जाते हैं। समता सूचक यानी समान, और विरोध सूचक, जहां विरोध की भावना हो, के उल्टे या के प्रतिकूल या उल्टे, ये क्या हो जाते हैं, विरोध सूचक अव्यय हो जाते हैं। जहां समय वहां कालवाचक, जहां स्थान जगह वहां स्थानवाचक, जहां दिशा वहां दिशावाचक, जहां कारण वहां कारणवाचक, जहां तुलना वहां तुलनात्मक, जहां समता बराबरी वहां समता सूचक, और जहां विरोध वहां विरोध सूचक। तो ये संबंध बोधक के भेद हो गए रूप रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब एक चीज यहां हम लोग समझ लें, विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। तो चूंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहां क्रिया की विशेषता बतलाई जाती है वहां क्रिया विशेषण होता है, और जहां संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बतलाया जाता है किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का या फिर किसी दूसरे शब्द का, वहां संबंध बोधक होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अव्यय के बारे में, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में जैसे हम लिखते हैं, वह कमरे से बाहर खड़ा है, वह कमरे से बाहर खड़ा है। तो ये खड़ा होने की जो विशेषता है, इसकी विशेषता है वो क्या है, कमरे से बाहर खड़ा होना। कमरे से बाहर खड़ा होने की विशेषता कमरे से बाहर है, तो इसलिए यह जो है सो क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं, इसमें थोड़ा सा जब परिवर्तन करते हैं, लिखते हैं कि वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है। तो इसमें क्या हो जाता है कि वह का संबंध खड़ा से होता है, सॉरी, खड़ा का संबंध बाहर से होता है। वह जो सर्वनाम है वह खड़ा है, खड़ा क्रिया है, और ये सर्वनाम है, और इसका संबंध किससे होता है, बाहर से होता है। तो यहां बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। यही क्रिया विशेषण और संबंध बोधक होते हैं। इसके बाद हम आते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक की हम बात करें जहां,
जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी जहां जोड़ा जाता है वहां क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है। समुच्चय बोधक में के दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो सबसे पहले तो समुच्चय बोधक जहां आ गया वहां जोड़ना हो गया। अब कैसे जोड़ते हैं, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में जो अव्यय दो या दो से अधिक किंतु समान पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो समान पद, जैसे राम और श्याम, सत्य व अहिंसा, यहां समान पद जुड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, समानाधिकरण हो जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि राम और श्याम दोनों ही अच्छा खेलते हैं। राम और श्याम दोनों ही अच्छा खेलते हैं। तो यहां ये समान पद हो गया और इसको जोड़ने का काम और के द्वारा हो रहा है, यहां और के द्वारा हो रहा है, इसलिए यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है जी, कि जो अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो एक आश्रित उपवाक्य या उससे भी अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं वहां व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे हम बात करें, मैं विद्यालय नहीं गया, मैं विद्यालय नहीं गया। अब इसके आगे लिखते हैं क्योंकि मुझे बुखार था। मैं विद्यालय नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। अब यहां जोड़ने का काम किया गया है, कैसे, क्योंकि मुझे बुखार था एक वाक्य हो गया और मैं विद्यालय नहीं गया एक वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया गया है, इसलिए यह क्या हो गया, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। कौन, क्योंकि। हम ये भी लिख सकते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ ताकि मैं अपना काम करूं। तो यहां ताकि जो है ये क्या हो जाएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। यही होता है समुच्चय बोधक अव्यय में। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। लास्ट जो होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक में क्या होता है, जहां शोक होता है, जहां घृणा होता है, साथ ही जहां खुशी होती है, उत्साह होता है, वहां विस्मयादि बोधक अव्यय लगाया जाता है। जैसे विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले अव्यय शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। यहां पे परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे भाव क्या होता है, प्रशंसा हो जाता है। जब हम खुश होते हैं तो कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो ये हमारा भाव होता है, खुशी का भाव होता है। और जब हमको दुख होता है तो हम कहते हैं हाय राम क्या हो गया। शोक होता है, उसके बाद से भय होता है, चेतावनी होता है। जैसे हम कहते हैं सावधान, वहीं पे रुक जाओ, रुको मत जाओ। तो ये सभी जो हैं विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। एक और होता है
निपात। इसमें अव्यय शब्द में एक निपात होता है। तो निपात की अगर हम बात करें, निपात की अगर हम बात करें तो जो शब्द किसी शब्द या पद के बाद लगकर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी पद या शब्द के बाद या पहले लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे हम कहते हैं निपात में, जैसे हम कहते हैं संजू ने ही गौरव को मारा। संजू ने ही गौरव को मारा। अब हम यहां ये भी कह सकते हैं संजू ने ही गौरव को मारा, यानी यहां स्पष्ट हो रहा है कि किसी और ने नहीं मारा, संजू ने ही मारा। और इसको हम बदल के लिखेंगे कैसे? संजू ने गौरव को ही मारा। तो यहां स्पष्ट हो रहा है कि संजू ने और किसी को नहीं मारा, उसने गौरव को ही मारा। तो यहां ही के हेर फेर से, ही के बदलाव से क्या होता है कि पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। ही के माध्यम से क्या होता है, पूरे वाक्य का ही अर्थ बदल जाता है। अब हम यहां यह भी लिख सकते हैं संजू ने गौरव को मारा ही था। संजू ने गौरव को मारा ही था। यहां ये अपशब्द हो जाएगा। तो यही आप लोगों का अव्यय और अभिकारी शब्द है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।